अभी इंडिया के लोगों का ध्यान सिर्फ दो जगहों पर लगा हुआ है, चाहे हम रेसलर प्रोटेस्ट की बात करें, चाहे हम बात करें न्यू पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन की। पक्ष और विपक्ष भी इन दोनों मुद्दों को लेकर ही आपस में झगड़ रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा जिसके ऊपर सबका ध्यान होना चाहिए और वो है मणिपुर का मुद्दा। लगातार 1 महीने से चल रही हिंसा, जिसके अंदर 100 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। 5 लोगों की अभी रिसेंटली मरने की खबर आती है, 12 लोग घायल हो जाते हैं। सेना और लोगों के बीच में लगातार झड़पें चल रही है, फायरिंग्स हो रही है, पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं। एक मंत्री के घर पे हमला हो जाता है, उसकी गाड़ियों को आग लगा दी जाती है। साथ में 17,000 से भी ज़्यादा घरों में भी आग लगा दी जाती है और उनमें भी तोड़फोड़ की जाती है। कई सारी सरकारी बिल्डिंग्स में भी आग लगा दी जाती है। अब इन सारे घटनाओं के पीछे के कारण के बारे में बात करेंगे, क्यों पक्ष और विपक्ष इसके ऊपर बात नहीं करना चाहते, साथ में क्या है अभी की सिचुएशन मणिपुर के अंदर और अमित शाह जी के दौरे से वहाँ पर क्या सॉल्यूशन निकलने वाले हैं, और लास्ट में हम बात करेंगे कंक्लूजन के बारे में। तो आप बस देखते रहिए टीवी भारत 24 की खास खबर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मनोज सिंह राजपुर। मणिपुर के सिरसा और सुगनू इलाके में अभी 28 मई को एक घटना देखने को सामने आई है, जहां पर सेना और कुछ लोगों के बीच में झड़पें होती है, जहां पर 5 लोगों की मौत हो जाती है और साथ में 11 लोग बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। अब इस घटना के पीछे का कारण ये है, बताया गया है सेना की तरफ से, कि जो कुकी समुदाय के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके बीच में कुछ उग्रवादी घुस गए हैं। अभी हमें एक घटना सामने आती है जहां पर 30 मई के दिन सेना और कुछ लोगों के बीच में झड़प होती है, जिसमें 40 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है और कुछ लोगों को डिटेन कर लिया जाता है। एन बीरेन सिंह के द्वारा ये पूरी सूचना दी गई थी मीडिया से बात करते हुए। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जिन उग्रवादियों को सेना ने मारा है उनके पास से AK-47 और M16 जैसे राइफल्स उनके हाथ लगी है। अब इस प्रकार की राइफल्स इनके हाथ में कैसे आई, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। साथ में सेना की तरफ से ये भी कहा गया है कि जितने भी लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, असल में उनके बीच में कुछ उग्रवादी यानी मिलिटेंट्स जो कि पुराने डिटेन करे जाते थे या फिर जो पुराने लोग कैंप में रहते थे, वो इनमें शामिल हो गए हैं और लगातार हिंसा को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पे जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको बरगला रहे हैं, उनके बीच में हिंसा की भावना उत्पन्न कर रहे हैं लगातार। अभी की अगर बात करें मणिपुर के अंदर, तो 30 मई यानी 28 मई से पहले मणिपुर के हालात धीरे धीरे सुधरना शुरू हो गए थे। ज़्यादातर लोग अपनी दुकानें खोलना शुरू कर दिए थे। वहाँ पे जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे थे वो एक तरीके से रुक ही गए थे। धारा 144 को भी ढीला छोड़ दिया गया था। लेकिन 28 मई के दिन जैसे ही अमित शाह जी के दौरे का अनाउंस होता है कि वो वहाँ पर आने वाले हैं, उससे पहले वहाँ पर अचानक हिंसा भड़क जाती है। 28 मई के दिन हमें एक झड़प देखने को मिलती है और सबसे बड़ी घटना हमें 30 मई के दिन देखने को मिलती है, जहाँ पर लोगों को गोलियों से मार दिया जाता है, जो ज़्यादातर मिलिटेंट्स ही होते हैं। इनमें 40 लोग मारे जाते हैं। इसी के बाद वापस धारा 144 को पूरी तरीके से स्थापित कर दिया जाता है, जहाँ पर बाहर दिखते ही गोली मारने तक के आदेश होते हैं। वहाँ पर लगातार सेना आने जाने वाली गाड़ियों को रोकती है और उनमें से गाड़ियों की चेकिंग की जाती है कि कई तरीके से लोग बंदूकें या हथियार अपनी गाड़ियों में भरकर जो कुकी मिलिटेंट्स है या फिर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको ना पहुंचा दे, वरना इससे वापस हिंसा देखने को मिल सकती है। अगर लोगों के पास में हथियार होंगे तो सॉल्यूशन निकलने का कोई भी अंजाम हमें देखने को नहीं मिलता है इसके अंदर। वहीं अगर हम इम्फाल की बात करें तो जो मेन सिटी है मणिपुर की, वहाँ पर मैतेई और कुकी दोनों समुदाय की तरफ से लगातार हथियारों से फायरिंग और पेट्रोल बम का इस्तेमाल करने को देखने को मिला है, जहाँ पर ये लोग एक दूसरे को ही मारने काटने पे उतारू हो गए। ज़्यादातर लोग अपना घर छोड़ छोड़ के रेफ्यूजी कैंप्स में जा रहे हैं। ये ज़्यादातर रेफ्यूजी कैंप्स आसाम के अंदर लगे हुए हैं, जहाँ पर अभी के टाइम में 23,000 से भी ज़्यादा लोग रह रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि कुकी समुदाय की तरफ से भी एक कैंप लगाया गया है, जो सरकार ही चलाती है उसको, जहाँ पर कुकी समुदाय के लोगों को रेफ्यूजी के रूप में रखा गया है। वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पुराना डिस्प्यूट चल रहा है कुकी समुदाय के अंदर, वो लोग भी वहाँ पर रह रहे हैं अभी भी। वहीं अगर 27 तारीख की बात करें तो वहाँ पर 2 दिन के लिए मनोज पांडे जो कि आर्मी चीफ है वो आकर गए थे। उनकी तरफ से मीडिया को एक बयान दिया गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि जितने भी उग्रवादी हैं वो लगातार कई इलाकों के अंदर हमला कर रहे हैं। इनमें से उन्होंने कुछ इलाकों के बारे में नाम लिए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। शेरू, सुगनू, तांगजेंग, तेंगफोंग व सागबी और सेमफाई, ये वो कुछ इलाके हैं जहाँ पर उग्रवादी ज़्यादातर एक्टिव हैं और ज़्यादातर घटनाओं को वहीं पे ही अंजाम दे रहे हैं। सेना अपनी पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इन सबको रोका जाए और वापस शांति स्थापित की जाए। लगता है सेना इसमें कामयाब होगी या नहीं होगी, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कि जो अमित शाह जी का दौरा होने वाला है उसका किस तरीके से फ़र्क पड़ने वाला है इन लोगों के बीच में, जो कुकी और मैतेई समुदाय के लोग हैं उन दोनों के बीच में जब ये अनाउंस किया गया कि अमित शाह जी दौरे पर आएंगे मणिपुर के, तो इन दोनों समुदाय की तरफ से ये आश्वासन दिया गया कि अगर इस पूरे इंडिया के अंदर कोई शख्स है जो इस मसले को सुलझा सकता है वो सिर्फ अमित शाह ही हैं।
दोनों समुदाय की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला था। लेकिन इसके बावजूद भी जब हिंसा भड़कती है तो सेना को ये विश्वास हो जाता है कि इनके बीच में कुछ उग्रवादी लोग हैं जो लगातार इन्हें भड़काने का काम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जब अमित शाह इस दौरे पर आएंगे तो उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि इन दोनों समुदाय के जो लीडर्स हैं उनको आपस में बिठाकर उनके बीच में ये बातचीत करानी होगी और बीच में ये कॉमन ग्राउंड निकालना होगा जिसके ऊपर दोनों समुदाय आपस में सहमत हो जाएं। अब ये आने वाला टाइम बताएगा कि किस तरीके से इनको इकट्ठा किया जाता है और किस प्रकार से इसमें बातचीत की जाती है। लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट को ये सुनिश्चित करना होगा कि जितने भी उग्रवादी लोग जो कुकी समुदाय के अंदर हैं या फिर जो मेतेई समुदाय के अंदर है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारे मिलिटेंट्स लाओस या कंबोडिया से आए हुए लोग हैं। जो नॉर्मल कुकी समुदाय के लोग हैं, जो मेतेई समुदाय के लोग हैं, उनमें भी कुछ उग्रवादी हैं जो हमले के रूप में अपने डिसीजंस को करार कराने में लगे हुए हैं। लेकिन गवर्नमेंट को ये सुनिश्चित करना होगा कि जितने भी लोग अभी भड़के हुए हैं, जो हमला करने में लगे हुए हैं, उनको रोका जाए, उनको वापस कैंप में लाया जाए और उनसे बातचीत करके उनको पहले ठंडा किया जाए और फिर इस मुद्दे के ऊपर इकट्ठा लाकर बात की जाए। इन सब के बीच में एक बड़ी खबर ये सामने आती है कि जो वहाँ के मेतेई और कुकी समुदाय के लोग हैं, उन्होंने सेना के जो हथियार होते हैं उन्हें लूटना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि अब तक 1000 से भी ज़्यादा ऑटोमेटिक राइफल्स यानी AK-47 जैसे हथियार और साथ में 10,000 राउंड जैसी बुलेट्स है उनको लूट लिया है। लेकिन सेना के जो कमांडर है वहाँ पर जो डिपोर्ट किए गए हैं कुलदीप सिंह जी, उनकी तरफ से ये बयान आया है कि अब तक उन्होंने 456 से भी ज़्यादा राइफल्स और 6450 से भी ज़्यादा राउंड की बुलेट्स को अपने काबू में कर लिया है। और साथ में लोगों से ये अपील की जा रही है कि जिन लोगों ने भी हथियारों की लूट की है वो उन्हें वापस दे दिए जाएं। अब हम बात करते हैं कि हिंसा के पीछे की असली वजह है क्या। तो अगर वजहों की बात करें तो इससे रिलेटेड मैंने पहले एक वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप उसे पूरी तरीके से समझना चाहते हैं पूरी डिटेल के साथ में। अगर हम मोटा मोटी अगर इस वीडियो में बात करें जिसपे आपको एक छोटा सा नरेशन मिल जाएगा, तो मणिपुर को आप 2 डेमोग्राफी में बांट सकते हैं, जहाँ पर एक एरिया हिल एरिया है और दूसरे की बात करें तो समतल ज़मीन है, जो कि ज़्यादातर लोग वहीं पे रहते हैं। 57% लोग, ऐसा अनुमान है 2011 के सेंसस के हिसाब से, कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे ही रहते हैं। और जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं 57% जो वैली में रहते हैं, उनकी में ज़्यादातर मेतेई समुदाय के लोग हैं, जिसमें हिंदू और मुस्लिम्स दोनों आते हैं। वहीं बाकी की जो जगह है 90% उनके ऊपर जनजातियों का अधिकार है। एक तरीके से गवर्नमेंट ने उनको अधिकार दे रखा है क्योंकि वही लोग वहाँ पर ज़मीन खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या आती है मेतेई समुदाय के लिए, क्योंकि इनकी आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और जो वहाँ वैली है, वैली के अंदर उन्हें जगह नहीं मिल रही है अपना घर बनाने के लिए, जब खेती करने के लिए ज़मीन ज़्यादा है नहीं वहाँ पर। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार हिंसा होने के पीछे की असली वजह है क्या। तो वजह इसके पीछे कई सारी है। इससे रिलेटेड मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है पूरा, जिसके अंदर मैंने डिटेल से बताया है कि इशू है किसके बारे में, लेकिन आपको एक मोटा मोटा नरेशन दे देता हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत यह है मणिपुर के अंदर कि आप मणिपुर के जब हिस्से को देखते हैं, ज्योग्राफी को देखते हैं, तो वहाँ पर 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जिसके अंदर वैली कह सकते हैं और दूसरा होता है हिल एरिया। हिल एरिया सिर्फ अलॉट किया गया है वहाँ की बाकी की 34 जनजातियों के लिए, जिसमें नगा, कुकी और भी कई सारी जनजातियाँ आती है, वो उनके लिए सुनिश्चित की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। बाकी एरिया आता है जो वैली एरिया, उस एरिया के अंदर 57% जो कि आबादी है वहाँ की 2011 के सेंसस के हिसाब से, उसके अंदर ज़्यादातर मेतेई समुदाय रहता है। अब मेतेई के अंदर भी हिंदू और मुस्लिम्स दोनों शामिल है, लेकिन जो लोग हैं कुकी समुदाय के और जो बाकी की जनजातियाँ के लोग हैं वो लगातार वहाँ पर आकर वैली में बस रहे हैं, जिसकी वजह से मेतेई समुदाय के लिए घर बनाने के लिए ज़मीनें काफ़ी कम बची हैं। साथ में बात करें तो वहाँ पर ज़मीनों की रेट लगातार हाई होती जा रही है, जो लोगों की पहुँच से बाहर हो रही है। इसी बीच में मेतेई समुदाय के द्वारा एक पिटीशन डाला जाता है कोर्ट के अंदर, जो कि आज से 11 साल पहले डाला जाता है 2012 के अंदर। उसके बाद में ही फैसला आते आते 10 साल लग जाते हैं और जो मणिपुर की हाई कोर्ट है उसकी तरफ से ये डिसीजन दिया गया 13 अप्रैल के दिन कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि मेतेई समुदाय को भी SC ST का दर्जा दिया जाए ताकि वो हिल एरिया के अंदर लैंड खरीद सके। अब इस फैसले को लेकर जो कुकी समुदाय और जो नगा समुदाय है, ज़्यादातर बात करेंगे तो वो कुकी समुदाय ही हो हल्ला मचा रहा है और नगा समुदाय की तरफ से इतना विरोध देखने को नहीं मिल रहा है। अब कुकी समुदाय के जितने भी स्टूडेंट विंग्स हैं, तकरीबन 6 विंग्स हैं, उनकी डिटेल आपको मैं साइड में दे दूंगा। इन विंग्स ने कई सारी रैलियाँ अनाउंस की, कई सारी रैलियाँ होती भी है, लेकिन ये रैलियाँ तब दिक्कत में आती है जब ये हिंसा में बन जाती है। 28 अप्रैल के दिन हमें सबसे बड़ी हिंसा देखने को मिलती है, शुरुआती हिंसा जिसे आप बोल सकते हैं, जहाँ पर N बीरेन सिंह है वो किसी जिम का इनॉग्रेशन करने के लिए आते हैं इम्फाल के अंदर, लेकिन उससे पहले ही लोगों ने उस जिम के अंदर आते हैं और पूरी तोड़फोड़ कर देते हैं और गाड़ियों को आग लगा देते हैं। तब से लगातार हिंसा बढ़ती ही जाती है।
3 मई से लेकर 6 मई के बीच में कुकी जनजाति की जो स्टूडेंट विंग्स है उनकी तरफ से लोगों को ये कहा जाता है कि आप अपने हक के लिए लड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर आएँ। इसी बीच में 10,000 से भी ज़्यादा लोग जो इम्फाल वैली है वहाँ से लेकर जो सीएम हाउस है वहाँ तक एक रैली अनाउंस करते हैं जिसमें ज़्यादातर लोग होते हैं। अब ये रैली चलते चलते जहाँ तक पहुँचती है सीएम हाउस से, उससे पहले ही आर्मी और जो पुलिस वाले हैं उसे रोकने में कामयाब होते हैं, वहाँ पर स्टॉप कर दिया जाता है। तब से लेकर हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बीच के अंदर ऐसी सिचुएशन आती है 20 मई के बाद में कि हिंसा एकदम कम हो जाती है, एकदम ही कम, और 27 मई तक एकदम नॉर्मल रहती है। लेकिन जैसे ही अमित शाह जी की रैली अनाउंस होती है उसके बाद में वापस हिंसा भड़क जाती है और जवाबी कार्रवाई में आर्मी को भी अपना काम करना पड़ता है, जहाँ पर उन्होंने कई सारे जो उग्रवादी मिलिटेंट्स हैं उनको मार गिराया है। अब इस समस्या का हल निकालना इतना आसान नहीं है क्योंकि ये समस्या अभी की नहीं है, काफ़ी पुरानी है। अगर हम हिस्ट्री के अंदर भी बात करें तो मैतेई और कुकी समुदाय के बीच के जो झड़पें हैं, जो हिंसा है, एक दूसरे को मारने काटने का रिवाज काफ़ी पुराना है। आप मान के चलिए तकरीबन 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इससे रिलेटेड भी मैंने अपनी वीडियो में पूरी बात समझाई है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। अब मैतेई समुदाय का प्रोटेस्ट करने का पीछे का कारण एक और है, जहाँ पर एक ये है कि कुकी समुदाय को एसटी का एक्ट, जो SC/ST का जो एक्ट है वो उनके लिए पारित किया गया है, उन समुदाय को उसमें डाला गया है, जिसकी वजह से जो रिजर्वेशंस मिलते हैं सरकारी नौकरी के अंदर वो कुकी समुदाय को ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन मैतेई को इतना नहीं मिलता है। मैतेई समुदाय का भी दबदबा है लेकिन वो राजनीति के अंदर है, जहाँ पर 60 सीटें टोटल है मणिपुर के अंदर, उसमें से 40 सीटें मैतेई के पास में और जो 20 सीटें हैं वो बाकी की जनजातियों के अंदर बटी हुई है। और ये 60 में से 40 सीटें भी सिर्फ हिल एरिया के अंदर छोड़ के जो वैली है उसके अंदर ही डिपोट की गई है। बात यह है कि मैतेई समुदाय के लिए सबसे एक जो नौकरी का जो संसाधन बचता है वो सिर्फ एक है, सरकारी नौकरी, क्योंकि मणिपुर के अंदर खुद की कोई इंडस्ट्री नहीं है, खुद का कोई उद्योग नहीं है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम कर पाएँ, क्योंकि मणिपुर में कुछ ऐसा है ही नहीं, कुछ इतनी फसल्स नहीं होती, कुछ इतना है नहीं। ज़्यादातर वहाँ पर एग्रीकल्चर है या थोड़ा बहुत टूरिज़्म की वजह से वहाँ पर लोगों के पास पैसा आता है। जब सरकारी नौकरी की बात की जाए तो इसके अंदर भी ज़्यादातर कुकी लोगों को ही काम मिलता है। अब इसके अंदर भी एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वहाँ का डेमोग्राफी ऐसा है सरकारी नौकरियों का। अब मैं किसी की जो कैपेबिलिटी है उसके ऊपर शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बता रहा हूँ आपको कि वहाँ पर जितने भी अधिकारी काम करते हैं वो अपने समुदाय को नाराज़ करना नहीं चाहते। इसके लिए वो क्या करते हैं कि उनके ऊपर जो नगा है उसके ऊपर कुकी बिठा देते हैं और जो कुकी होता है उसके ऊपर मैतेई को बिठा दिया जाता है, ताकि ये सारे समुदाय के अधिकारी एक दूसरे के नीचे दब कर रहें और असल में वहाँ पर कुछ काम हो भी नहीं पाता है इसकी वजह से। इसी बीच लोगों के बीच में एक अफवाह ये फैल जाती है कि मणिपुर के अंदर आर्टिकल 355 लगा दिया गया है। अब आप में से जो लोग आर्टिकल 355 के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दूं, ये आर्टिकल तब इस्टेब्लिश किया जाता है किसी राज्य के अंदर जब वहाँ पर ज़्यादातर हिंसा भड़क जाती है और जो राज्य की सरकार है उसके कंट्रोल से बाहर चली जाती है। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा अपना हस्तक्षेप करती है, उसको कुछ समय के लिए यूनियन टेरिटरी बना दी जाती है, जैसा पंजाब के अंदर 2-3 बार पहले हो ही चुका है, 1982 और 1984 के अंदर। अब बात करते हैं कि ये 355 की जो अनाउंसमेंट की जाती है लोगों की तरफ से, ये वायरल हो जाती है और ये घटना पूरी तरीके से झूठी होती है, क्योंकि सरकार का 355 लगाने का भी कोई इरादा नहीं है, क्योंकि हालात अभी इतने भी बाहर नहीं गए हाथ से कि गवर्नमेंट उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाए। अगर हमारे सबसे लास्ट की घटना की बात करें तो 15 मई के दिन जितने भी MLA हैं बीजेपी की तरफ से, उनमें से 10 MLA जो कि ज़्यादातर ट्राइबल एरिया से आते हैं, उनकी तरफ से ये मांग रखी गई कि उनको बीजेपी सरकार में भरोसा नहीं बचा है कि वो इस समस्या का कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो उनकी तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया कि कुकी समुदाय के लिए एक अलग राज्य ही बना दिया जाए। अब उस राज्य के अंदर सिर्फ कुकी समुदाय के और जो बाकी की 33 आबादी है, 33 जनजातियां हैं, वो उसमें रह सके, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट मना कर देती है। उनको फिर से समझाया जाता है कि वो आप गवर्नमेंट पे विश्वास रखें, सपोर्ट करें। अब जो 10 MLAs हैं जो इसमें विपक्ष में आते हैं, उनके अंदर 7 तो खुद बीजेपी के होते हैं, इसमें से 2 KP के होते हैं जो कि सपोर्टिंग गवर्नमेंट है बीजेपी की ही, और इसमें 1 है जो निर्दलीय होते हैं। अब इन 10 लोगों की मांग को खारिज कर दिया जाता है, इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। अब इस सारे इशू के बारे में हम एक्सपर्ट की राय ले लेते हैं। रजत सेठी जिन्होंने ललन टॉप को इंटरव्यू दिया है इस रिलेटेड इशू के अंदर, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के इतने शीर्षस्थ नेतृत्व जाते हैं, सारे कम्युनिटीज में नॉर्थ ईस्ट के, उनके प्रति एक रिस्पेक्ट है, एक रिगार्ड है और एक डू गो गेटर की एक उनकी छवि है कि चीजों को सॉल्व करने का एटीट्यूड के साथ आते हैं। इसीलिए आप कुकी कम्युनिटी ने भी एक प्रेस रिलीज किया है। मैतेई कम्युनिटी के जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी लिखा है कि अब अमित शाह जी आ रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि कम से कम
हम लोग एक चर्चा का पीस प्रोसेस की शुरुआत कर पाएंगे। तो सबको ये उम्मीद है, सबसे पहले मुझे लगता है कि होम मिनिस्टर को दोनों पार्टीज के जो हथियारबंद लोग हैं, चाहे वो मिलिटेंट्स हों चाहे वो कॉमन जनता हो, इनसे वेपन्स को वापस लेने का सबसे पहला मुहिम चालू करना होगा। अगर वेपन्स पब्लिक के हाथ में रहे तो ये वायलेंस होती रहेगी। इसलिए टास्क नंबर एजेंडा नंबर 1 ये रहने वाला है। दूसरा एजेंडा रहेगा कि जितने कुकी मिलिटेंट हैं, जब तक कि वो वापस कैंप में नहीं आते और सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन को दोबारा शुरू नहीं किया जाता टेम्पररी पर्पज से, तब तक ये बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सारे लोग जगह जगह पहाड़ों में जाके छुपे बैठे हैं और गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे हैं वहां से। तो मैं ये भी मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह जी के जाने से एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन दोबारा से लागू किया जाएगा। मिलिटेंट्स को फोर्स किया जाएगा कि आप कैंप में आके रुकें, और मैतेई को भी बोला जाएगा कम्युनिटी को कि जितने भी पुलिस से जबरन हथियार छीने गए हैं वो पहले वापस हो, उनकी अकाउंटिंग हो, तभी बातचीत आगे हो। तो ये दूसरा विषय है। तीसरा विषय मुझे जो लगता है वो इनिशिएट करेंगे, जो कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस होगा, जिसमें कि दोनों कम्युनिटी के कम्युनिटी लीडर्स को और पॉलिटिकल लीडर्स को साझा मंच पे लेकर आएंगे। चर्चा होगी, जो उन दोनों पक्षों की डिमांड है उनके बीच में एक कॉमन ग्राउंड क्या बनाया जा सकता है, उसके ऊपर चर्चा। बात कर लेते हैं कंक्लूजन के बारे में कि आखिरकार इन सब का क्या परिणाम होगा या फिर इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। अगर हम मेतई और कुकी समुदाय के बारे में बात करें तो ये इशू कोई नया नहीं है, काफ़ी पुराना इशू चल रहा है, ये लगातार कई सदियों से चल रहा है। अगर इसका सॉल्यूशन निकालना होगा तो इन दोनों समुदाय के लीडर्स को आपस में बिठा कर, जो लीडर्स एक्चुअल में अपने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उन लोगों को बिठाकर इसका एक कॉमन ग्राउंड निकालना होगा, जिसके अंदर ये दोनों लोग राज़ी हो जाएं। मेतई समुदाय की भी समस्याएं बिल्कुल सही है और साथ में कुकी समुदाय की समस्या भी बिल्कुल सही है। साथ में गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना होगा, जो रेडिकलाइज लोग इसमें घुस चुके हैं, जो कुकी समुदाय के अंदर, आपको पता होगा कि कुकी नक्सलियों की या फिर जो उग्रवादी हैं उनकी समस्या कुछ नई नहीं है मणिपुर के अंदर। वहीं अगर बात करें और की तो CAA के लिए भी मणिपुर के अंदर लगातार प्रोटेस्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो बाहर से कंबोडिया, लाहौस और म्यांमार से आने वाले जो गैरकानूनी लोग हैं वो वहाँ पर आकर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ के खुद के लोकल लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलती है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है मणिपुर के अंदर। अब वहीं अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट का भी इसमें कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर भी रहा है, क्योंकि इतनी सारी समस्याओं की इतनी सारी घटनाएं जब होती है तो इससे पहले गवर्नमेंट को पता कैसे नहीं चलता है, जबकि सरकार इसमें सेंट्रल और मणिपुर के अंदर बीजेपी की सरकार है। इन सब चीज़ों का इन्हें पहले ध्यान रखना चाहिए था कि इस प्रकार की हिंसाएं भड़केगी वहाँ पर, तो उससे पहले इसका सोल्यूशन निकाल देना चाहिए था। तथा लगातार मणिपुर के अंदर जब CAA का उसमें विरोध नहीं किया जा रहा, उसकी मांग की जा रही है, तो उसके बाद में भी उसे डिपोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा वहाँ पर। वहीं अगर हम बात करें इंसर्जेंसी ग्रुप्स के बारे में, जो कि नक्सली लोग वहाँ पर आ रहे हैं, तो उनको किस तरीके से टैकल किया जाए, तो मणिपुर गवर्नमेंट को भी आसाम गवर्नमेंट वाला जो टेक्निक है, जो तरीका है उनका, वो अपनाना चाहिए। क्योंकि यह एक वक्त था जब आसाम के अंदर भी नक्सलियों की काफ़ी बड़ी समस्या थी, लेकिन आसाम ने कैसे भी करके इसको एकदम अभी ज़ीरो कर दिया है। जितने भी नक्सली थे उनको या तो सरकार में ले लिया है या फिर उनको नौकरियाँ दे दी है, लेकिन किसी तरीके से उनको कंट्रोल में लिया है। अब वही फ़ायदा मणिपुर को भी उठाना होगा, आसाम मॉडल्स को अपनाना होगा। अगर वो ऐसा करते हैं तो उम्मीद है कि मणिपुर के हालात आने वाले टाइम में कुछ संभल सके। वहीं अगर बीजेपी गवर्नमेंट की बात की जाए तो एक बात तो उनकी माननी पड़ेगी कि वो इन लोगों को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक सक्षम रही है, क्योंकि मणिपुर की अगर हम बात करें तो 2014 से पहले वहाँ के हालात काफ़ी ख़राब थे। यहाँ तक कि 2015-16 तक भी मणिपुर में हिंसा लगातार बनती जाती थी, भड़कती जाती थी, लोगों के हत्याएं होती थी, गवर्नमेंट उसे कंट्रोल भी नहीं कर पाती थी। लेकिन पिछले 4-5 सालों में गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया है, मणिपुर को स्टेबल रखा है, उसे रोड कनेक्टिविटी दी है, रेलवे लाइन नहीं बिछाई गई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि बीजेपी गवर्नमेंट क्या करती है इन सब समस्याओं को हल करने के लिए। अगर इस पूरे मामले किसी भी प्रकार के अपडेट्स आते हैं तो आपको टीवी भारत 24 पर देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मनोज सिंह राजपुरोहित। आज के शो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी कल। तब तक आप देखते रहिए टीवी भारत 24 की खास खबर।